बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शहरियार अहमद एक मरतबा फिर से आपको अपने चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले कि आप लोगों में से किसी के ध्यान में ख्याल आए, कोई सवाल करने लगे सर आपकी हुस्न का राज क्या है, तो मैं आपको पहले से बता दूं 22 31 90। ओह, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, पीछे वालों को भी गालियां देने का मौका दे। देखो बेटा स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लोग आज ईकेट की केमिस्ट्री के बारे में बात करने लगे और आज हम लोग सेकेंडरी केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से दो बातें करना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। सबसे पहले तो आप लोगों में से किसी एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया व्हाट्सएप पे, बल्कि सवाल नहीं किया बल्कि सीधा सीधा कहा कि सर आपकी पिछले वाली वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब थी। तो भाई मैं सीधा बता दूं यार ऐसे लोगों को कि मेरा मोबाइल बहुत ज्यादा खराब हो जा रहा है, और अगर किसी को वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब लग रही है, मैंने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया इसको सही करने के लिए, लेकिन अगर फिर भी किसी को खराब लग रही है तो आप मुझे ईद से पहले पहले एक अच्छा सा बहुत जबरदस्त किस्म का स्मार्टफोन गिफ्ट कर सकते हैं। आपका भाई बुरा नहीं मानेगा, कोई मसला नहीं है, बहुत चिल। और वरना फिर आप लोग अभी इसको बर्दाश्त करें, गुजारा करें ऐसी वीडियो क्वालिटी के साथ में और ऐसे हैंडसम से टीचर के साथ में। बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और रहती है, वो भी मैं आपको पहले से बता दूं कि भाई जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझसे पर्सनल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो मैंने उनके लिए एक अलहदा से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप लोग वहां से लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप को और मुझसे पर्सनल इंटरेक्शन के जरिए आ सकते हैं। और अगर कुछ लड़कियां, महिलाएं, खूबसूरत सी महिलाएं मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको एक सेपरेट ग्रुप के अंदर आना है तो आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के अंदर एक मैसेज करना पड़ेगा, वॉइस मैसेज करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको मुझे अपने एडमिट कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड की पिक्चर भेजनी पड़ेगी ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं कि आप एक महिला ही हैं, और मैं आपको सिर्फ उसको लड़कियों वाले ग्रुप के अंदर ऐड कर सकूं क्योंकि मैं उसकी लिंक किसी को शेयर नहीं करूंगा, उसके अंदर सिर्फ महिलाएं ही होंगी। और बहुत ज्यादा मैंने छिचोरापन कर लिया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ईकेट केमिस्ट्री के सेकंड ईयर के ऊपर। भाई आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री को क्यों डिस्कस करने लगा। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, जब मैंने पहली वीडियो डाली ईकेट केमिस्ट्री की जो कि फर्स्ट ईयर के ऊपर थी, तो मुझे काफी सारे कमेंट्स आए। कमेंट्स क्या आए मेरे पास कि सर आप सेकंड ईयर से स्टार्ट करें ना ताकि हमारी सेकंड ईयर की भी तैयारी हो जाए। मैंने बोला वाह क्या बात की भाई, 100% बिल्कुल दुरुस्त बात की। तो इसलिए हम फर्स्ट ईयर वाली केमिस्ट्री को ड्रॉप करते हैं और सेकंड ईयर से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी सेकंड ईयर की भी तैयारी हो जाए। ओहो, अच्छा भाई चलो, सेकंड ईयर केमिस्ट्री का हम लोग बात कर रहे हैं। सेकंड ईयर केमिस्ट्री के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद दूसरा पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो बहुत ठगी हुई मैं कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक, और ये है चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक। ये तो आपको पता ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि पहले डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि ये आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है। आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस करवा दें, डिटेल के अंदर करवा दें, तो वो भी ईकेट की सीरीज के अंदर इंशाल्लाह ताला से कवर हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दरमियान में एक ऐसा डिफरेंस हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले, कि जो बहुत पुराना डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनके दरमियान में क्या डिफरेंस माना जाता था। वाइटल फोर्स थ्योरी थी एक, आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर सबसे पहले एक थ्योरी पढ़ी थी जिस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। और इस थ्योरी का मकसद क्या था बताने का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि किसी लिविंग थिंग से ड्राइव किए जाते हैं। वो लिविंग थिंग किसी भी जमाने की हो सकती है, बाबा आदम के जमाने की भी हो सकती है और उससे पुराने जमाने की भी हो सकती है। बस ये है कि वो किसी लिविंग थिंग से आई हुई कोई भी चीज हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आएगी। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कहा जाता है कि ये नॉन लिविंग थिंग से ड्राइव की हुई चीजें हैं, ये नॉन लिविंग चीजों से आई हुई हैं, तो वो इनऑर्गेनिक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, हम सब ऑर्गेनिक है, मैं अपने चैनल को भी ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रहा हूँ, सही ना, ये तो भाई बात है। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह ये सारे ऑर्गेनिक हैं। अब चाहे एनिमल्स आज के जमाने के हो या डायनासोर्स हो, मतलब जो पता नहीं आए भी थे नहीं आए थे या डिबेटेबल बात है, लेकिन डायनासोर्स थे। और एक थ्योरी के अकॉर्डिंगली, पेट्रोलियम की थ्योरी है कि अगर डायनासोर्स जब मर गए थे तो उनकी हड्डियां दफन हो गई और फिर उनके ऊपर रेत आती गई, पानी आते गया और वो नीचे दबते गए और उसकी सूरत में क्या हुआ, इतना ज्यादा जब उनके ऊपर बर्डन आ गया तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, हाई हो गया और उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर और लोड आ गया जिसकी वजह से वो सारे लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए। यानी कि जो उनकी हड्डियां वगैरह थी, डायनासोर्स की जो हड्डियां थी वो सारी मेल्ट हो गई और लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई और उससे हमें मिला क्रूड ऑयल।
और अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो गया तो वो सारा लिक्विड वेपराइज हो गया और हमें मिल गई नेचुरल गैस। अब बहरहाल ये एक डिबेटेबल बात है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना यही है। और इनऑर्गेनिक चीजें वो हैं जो हमें किसी नॉन लिविंग थिंग से मिलती हैं, जैसे कि आयरन हो गया, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स, जमीन से निकलते हुए मादनियात जो जिनके अंदर कोई जान वगैरह नहीं है, वो सारे इनऑर्गेनिक चीजों के अंदर आते हैं। लेकिन ये थ्योरी गलत हो गई और एक साइंटिस्ट आया, उसने, जिसका नाम था वोहलर, पूरा नाम मैं भूल गया क्योंकि मेरा कोई जानने वाला रिश्तेदार पुपी का लड़का नहीं है ये, सही ना, मैं पूरा नाम मुझे नहीं याद, बस इतना याद है वोहलर इसका नाम था। तो वोहलर ने कहा, बल्कि कहानी एक कंपाउंड था यूरिया, एक कंपाउंड क्या था, यूरिया, यूरिया एक कंपाउंड था और यूरिया का फॉर्मूला क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है इसलिए मैं आपको बता दूं, NH2CO, बल्कि इसको भी ऐसे लिखो C डबल बॉन्ड विद O, ये C की दाढ़ी निकल रही है, सही है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, NH2, ये इसका पूरा फॉर्मूला है यूरिया का। ये एक पहला कंपाउंड है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया गया था और इनऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया था, यानी सिंथेटिकली तैयार किया गया था, आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया गया था। तो इसका मतलब ये वाली जो थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी, ये क्या हो गई, गलत हो गई। वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों गलत हो गई, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक चीजों से या लिविंग चीजों से ही आ सकते थे। लेकिन वोहलर ने क्या किया, यूरिया को बना दिया किस चीज से, ये एक पूरा प्रोसीजर है, रिएक्शन नहीं बताने लगा मैं आपको। यहाँ पे वोहलर ने यूरिया को तैयार कर लिया इनऑर्गेनिक चीजों से जो कि इस थ्योरी के अगेंस्ट था। तो इसका मतलब यानी थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई। तो इस चीज को कहा जाता है फॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई डेफिनेशन आ गई, क्योंकि पुरानी डेफिनेशन जो मार्केट के अंदर थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। तो नई डेफिनेशन क्या हो गई भाई, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नो सॉरी गलत मैंने बोल दिया, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओ भाई देखो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन हो गई। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो नेचुरली अकरिंग मिनरल्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स, वो हम लोग पढ़ने लगे हैं किसके अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये सबसे मेन डिफरेंस था, बड़ा डिफरेंस था। वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी एक नई डेफिनेशन आनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी भी नई डेफिनेशन आई है, तो इसकी भी नई डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है, पूरी की पूरी इंटायर केमिस्ट्री एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स, वो सब की सब इनऑर्गेनिक के अंदर आती है। यानी कि आप दो एलिमेंट्स छोड़ दो, कार्बन और हाइड्रोजन, बल्कि हाइड्रोजन भी शामिल करो इसके अंदर, सिर्फ कार्बन की स्टडी को ऑर्गेनिक के अंदर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है, सिर्फ स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, और कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। यहां तक बात समझ आ गई। अब आपके ध्यान में एक सवाल उठना चाहिए, बल्कि मैं आपके ध्यान में खुद उठाता हूं, ये उठो उठो उठो, पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सोचो सोचो। मैं आपको बता दूं पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की तादाद अभी इस वक्त 118 प्लस हो गई है, यानी 118 प्लस तक जा चुके हैं। अब उसके अंदर मैं आपको बोलता हूँ कार्बन एक वाहिद एलिमेंट है, इसको अलग कर लो, कार्बन एक एलिमेंट हो गया, बाकी रिमेनिंग कितने बचे, 117, 117। तो किसकी स्टडी ज्यादा होगी, 117 एलिमेंट्स की या फिर एक एलिमेंट की? ऑब्वियस सी बात है यार, जो 117 एलिमेंट्स हैं ऑब्वियसली इनकी स्टडी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और जो कार्बन की जो स्टडी है वो टोटल क्या होगी, कम होगी, जाहिर सी बात है। और ये बात गलत है, 117 एलिमेंट्स की स्टडी बहुत कम है और कार्बन की अकेले की स्टडी क्या है, बहुत ज्यादा है। समझ आ रही बात? तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत एक वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 5000 पन्ने पढ़ लो, 5000 कागजात पढ़ लो, आप बहुत PhD हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी है भाई। तो हमने बहुत लंबी कर लिया, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इससे पहले मैं थोड़ा सा मिटा दूं इसको, ये भाई देखो, मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिख लिए हैं। सबसे पहले आज हम इन लोगों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अभी और भी टॉपिक्स हैं, मैंने ये भूल ना जाओ इसलिए मैंने पहले लिख लिए। देखो भाई, हम लोग चैप्टर नंबर 6 के शुरू से चलते हैं, कैटिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कैटिनेशन के बारे में मैं आपको इतना बता दूं, बहुत आसान सा है भाई। देखो, कुछ लोगों को अपने ताल्लुकात बढ़ाने का बड़ा शौक होता है, ऐसे ही कार्बन एलिमेंट को अपनी चेन बढ़ाने का बड़ा लंबा ज्यादा बहुत ज्यादा कीड़ा होता है, शौक होता है, कुछ भी बोल लो। तो कार्बन एलिमेंट के अंदर, कार्बन के अंदर ये एक एबिलिटी होती है, ये खासियत होती है कि वो अपने ही एटम्स के साथ मिलकर एक लंबी चेन बना सकता है, और इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। मतलब यानी कि अगर मैं कैटिनेशन टक 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 टक
कैटिनेशन के बारे में बात करो तो ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होने का मतलब ये कि ये 4 जगहों से बॉन्ड बना सकता है। ये यहाँ से भी कार्बन अटक गया, यहाँ से भी कार्बन आ गया, यहाँ से भी कार्बन, ये यहाँ पे भी कार्बन आ गया, यहाँ पे भी कार्बन आ गया, कार्बन 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 कार्बन, ओए होए 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 होए, कार्बन कार्बन। भाई देखो ये इतनी सारी मैंने कार्बन एटम की चेन बनाने की कोशिश की है, मतलब कार्बन की लंबी चेन बनाने की कोशिश की है। ये प्रोसेस है कैटिनेशन का। अब आप बोलो भाई कहीं तो खत्म होती होगी ना चेन, हर ऐसे थोड़ी ना चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तो देखो मैं आपको बता दूं, देखो कार्बन के अंदर ये एबिलिटी होती है वो कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 160 कार्बन एटम, 160 कार्बन एटम्स तक आपस में जुड़ सकते हैं। अब 160 कार्बन एटम्स आपस में कभी जुड़ नहीं पाते, उसकी वजह बड़ी सिंपल है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा है, प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये चेन टूट जाती है और ब्रेक हो जाती है, उसकी वजह से इतनी लॉन्ग चेन बन नहीं पाती। तो मैं आपको बता दूं, जमीन पे कार्बन की जो चेन ज्यादा से ज्यादा लंबी जा पाती है वो कार्बन 40 से लेकर कार्बन 60 तक जा पाती है, यानी इससे ज्यादा लंबी चेन नहीं बन पाती, यानी 40 कार्बन एटम आपस में जुड़ सकते हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा कैटिनेशन का। अब ये एबिलिटी कार्बन के बाद सबसे ज्यादा पाई जाती है सिलिकॉन के अंदर। सिलिकॉन के अंदर 17 एलिमेंट्स आपस में जुड़ सकते हैं और एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं। कहाँ कार्बन, कहाँ सिलिकॉन, और सिलिकॉन की बात तो किसी को पूछो ही नहीं। तो भाई अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कैटिनेशन की। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कार्बन 1 हो, एक कार्बन हो, या एक कार्बन से लेके 4 कार्बन तक की जो चेन होगी वो होगी गैसियस स्टेट के अंदर। वो कौन सी स्टेट के अंदर होगी? गैसियस स्टेट में। अगर 5 कार्बन से लेके 16 कार्बन तक होगा तो ये होगा वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड समझते हो क्या होता है वोलेटाइल लिक्विड? ये ऐसे ही आगे बस मुंह उठा के, वोलेटाइल लिक्विड वो होता है जो खुद से एवापोरेट हो जाता है। समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वोलेटाइल लिक्विड वो होता है जो खुद से एवापोरेट होता है, जैसे पेट्रोल, केरोसिन ऑयल वगैरह वगैरह। और कार्बन 17 से लेके कार्बन 18 तक ये होता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड। नॉन वोलेटाइल लिक्विड ये वो लिक्विड है जो खुद से एवापोरेट नहीं हो सकते, जैसे कि ऑयल, समझ रहे हो ना, वो जो जनरेटर के अंदर जो ऑयल डालते हैं वो वाला ऑयल, हाँ वो खुद से एवापोरेट नहीं हो सकता, समझ रहे हो, वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। और कार्बन 118 से हायर, कार्बन 18 से हायर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये सॉफ्ट सॉलिड्स, जैसे कि ग्रीस हो गया, तारकोल हो गया, या ये तार हो गया, टार, तो ये सारे, या वैक्स हो गई, पेट्रोलियम वैक्स हो गई, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कार्बन की जो चेन जितनी छोटी होती है उसकी उतनी ज्यादा डिमांड होती है। मतलब अगर कार्बन 18 से बढ़ते जाएंगे, जितनी ज्यादा चेन बड़ी होती जाएगी कार्बन की, उसकी प्राइस कम होती जाएगी। समझ रहे हो ना? हाँ, कारोबार करना है ना, इसलिए बता रहा हूँ। एक बात तो ये बता दी चलो मैंने आपको। अब उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है भाई? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बात करने से पहले जरूरी है कि मैं आपसे बात करूं नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। किस चीज के बारे में बात करूं? नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 3 है, एज मेंशन्ड बाय द गूगल और एज मेंशन्ड बाय द टेक्स्ट बुक। दोनों के अंदर सेम लिखा है, तो आप ये नहीं बोलोगे हमारी टेक्स्ट बुक तो कचरा है, बिल्कुल बेकार है, घटिया है, ऐसा नहीं है। देखो 3 सोर्सेज हैं। पहली सोर्स क्या है? कोल। और दूसरी सोर्स क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का एक और नाम होता है, वो एक और नाम क्या है? क्रूड ऑयल। सही है? या फिर इसको क्या कहा जाता है? रॉक ऑयल भी कहा जाता है, यानी कि चट्टानों में से निकलने वाला तेल। अब वो वाला तेल मत समझ लेना भाई, जो लड़के होंगे वो समझ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद पेट्रोलियम के बाद तीसरी चीज है नेचुरल गैस। ये तीसरी मेन सोर्स है। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो ना? इतना पसीना आ रहा है क्योंकि आपके लिए मैं पंखा बंद करके वीडियो बनाता हूँ ताकि सही समझ आए आपको। अच्छा देखो, ये 3 मेन सोर्सेज हैं। अब इसके बाद अगर मैं कोल के बारे में बात कर लूं, ये वो वाला कोयला है जो थर से आज तक नहीं निकला। थर समझते हो ना? थर 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 थर। भाई देखो कोल, कोयला, अब अगर इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाए, क्या की जाए भाई? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि आपने इसको किसी चैम्बर के अंदर या किसी वो फर्नेस होता है ना उसके अंदर बंद किया, इसको तंदूर के अंदर डाल दिया और नीचे से क्या लगा दी? फुप्पो वाला काम, आग लगा दी नीचे से। उसके बाद आपने इसको बंद कर दिया ऊपर से और इसको हीट करना शुरू किया, इसीलिए इसको थर्मल डिस्टिलेशन भी कहा जाता है, यानी हीट के जरिए ब्रेक करना किसी चीज को। जब आप इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या होगा? ये कोल जब जलेगा, कोयला जलेगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में चलेगा, तो इसके अंदर से कोल गैस जनरेट होगी।
ये कोल गैस जो जनरेट होती है ये तकरीबन 5% तक जनरेट होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये एक एवरेज बता रहा हूँ। उसके बाद जब कोल गैस बन जाती है तो कुछ कोयला ऐसा होता है जो कि मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है कोल तार के अंदर। किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है भाई? कोल तार में। और ये जो कोल तार के अंदर कन्वर्ट होता है ये ज्यादा से ज्यादा 20 to 25% तक कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाता है वो क्या कहलाता है भाई? कोक कहलाता है। समझ रहे हो? कोल वो है जो कि नेचुरली अकरिंग कोयला है और उसको अभी तक जलाया नहीं गया है। कोक वो है जो कि जल चुका और जलने के बाद बना हुआ है। सही है? समझ रहे हो ना? इन दोनों में डिफरेंस छोटा सा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और बात बता दूं, कोल तार का रेसिडुअल, यानी कि कोल तार को अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हीट कर लिया जाए तो आखिर में जो मटेरियल बच जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, यहां पे लिख रहा हूं रेसिडुअल, रेसिडुअल ऑफ कोल तार। ये क्या कहलाता है? रेसिडुअल ऑफ कोल तार कहलाता है पिच। क्या कहलाता है? पिच। तो यहां तक की बात समझ में आ गई? अब मैं इस बोर्ड को मिटाने लगा हूं जरा जल्दी से। हमने यहाँ पे दो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहले नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ लिया हमने। ये आपके घर में ना ग्लव्स ये पहनने के लिए यूज होते होंगे, हमारे यहाँ नहीं यूज होते भाई। देखो, ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ ली? कैटिनेशन पढ़ ली। अब आगे वाली चीजें पढ़ने वाले हम लोग। ये भाई देखो, अब मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पे हमने कोल की बात कर ली ना, अब हमारे पास रह गई दो चीजें, एक तो पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल, और उसके बाद दूसरी चीज रह गई हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम लोग क्रूड ऑयल को डिस्कस करते हुए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखो, नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस का एक और नाम होता है, वो नाम है मीथेन गैस। अब इसको मीथेन गैस भी कहा जाता है, इसको मार्श गैस भी कहा जाता है, और इसको पाकिस्तान के अंदर क्या कहा जाता है? पाकिस्तान के अंदर इसको कहा जाता है सुई गैस। इन पाकिस्तान ओनली, इन पाकिस्तान ओनली, क्योंकि 1952 के अंदर, 1952 के अंदर पहला सुई का वेल ड्रिल हुआ था। सुई के अंदर पहला वेल ड्रिल हुआ था, और जहां से आज तक सुई गैस निकल रही है। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो मीथेन गैस है इसको ड्राई गैस भी कहा जाता है। मैं आपको दोबारा से वही बात बता देता हूँ कि C1 से लेकर C4 तक ये सारी की सारी क्या होती है? गैस होती है, गैसेस स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। ये जो C1 है, C1, ये जो C1 है, एक सेकेंड, ये जो C1 है ये कहलाती है मीथेन गैस। मीथेन गैस जो कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके अंदर एक कार्बन होता है। क्या होता है भाई? इसके अंदर एक कार्बन होता है, और इसलिए इसको ड्राई गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ड्राई गैस। अच्छा, C2 इसको हम लोग इथेन गैस बोलते हैं, इथेन गैस, और इसका एक और नाम होता है वेट गैस। ऐसा नहीं है कि गीली होती है ये, सही ना, मजाक कर रहा था, गीली वीली नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको क्या कहा जाता है? वेट गैस कहा जाता है। और C3 और C4 इसको भी वेट गैस ही कहा जाता है, लेकिन इसका एक और इंपॉर्टेंट नाम है, वो है LPG। LPG, सही ना? समझ रहे हो ना लड़के? बहुत बहुत वगैरह नस्ल के आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो जो आपके टाइम में चल रहा है इस वक्त। भाई देखो, LPG का मतलब क्या होता है? LPG का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। समझ रहे हो ना? ये सारी बात समझ रहे हो ना? अब देखो, बात बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी हैं और पेपर के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, ई-कैट के अंदर आ सकती हैं, एमकेट के अंदर आ सकती है, इसलिए मैंने आपको बता दी, बाद में मत बोलना। भाई देखो, नेचुरल गैस के बारे में बात कर रहे थे। ये मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। मैं आपको इसकी कॉम्पोजिशन बता देता हूं। देखो, आपको पता है कोई भी कंपाउंड अपने अंदर 100% होता है, तो अगर मैं नेचुरल गैस के बारे में बात करूं, नेचुरल गैस के अंदर जो मीथेन होता है, मीथेन शामिल होता है 94.5%। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं इथेन गैस की। ये कोई मैंने रट्टा नहीं लगाया, मुझे करवा करवा के याद हो गया। इथेन गैस शामिल होती है 1.05%, लेकिन इसकी किसी भी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है आप जिस जगह से निकाल रहे हो उस जगह के अंदर क्या कॉम्पोजिशन शामिल है ड्राई गैस के अंदर। ये एक एवरेज बात बता रहा हूं आपको। अच्छा, इसके बाद प्रोपेन शामिल कर लेते हैं। प्रोपेन कितना होता है? प्रोपेन होता है 0.02%, और उसके बाद 0.2%, और फिर उसके बाद ब्यूटेन ये ब्यूटेन दूसरे दोनों हो सकते हैं, एन ब्यूटेन भी हो सकता है यानी कि जो स्ट्रेट चेन के अंदर होता है, और आइसो ब्यूटेन भी हो सकता है, और इन दोनों की क्वांटिटी मिला के होती है 0.17%। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, नाइट्रोजन गैस की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन गैस भी इसमें शामिल होती है। नाइट्रोजन गैस कितनी शामिल होती है? इसके अंदर होती है 3.88%। इसके अलावा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, H2S, मेटल ऑक्साइड्स,
मेटल ऑक्साइड, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। कितनी? लेस देन 1%, बहुत ही कम मात्रा के अंदर होती हैं। और इन सबको क्या किया जाता है, अगर आप इन सबको ऐड कर लो, टोटल कर लो, तो ये 99 पॉइंट समथिंग या 100% के आसपास बनेगा। तो इसका मतलब ये कि कुछ चीजें मिसिंग भी हो सकती हैं जो मैं भूल गया हूँ, या कर लेना, टोटल कर लेना। अच्छा एक बात बता दूं, मैं इस बात को बता दूं, देखो जब इसको रिफाइनरी के अंदर लेके जाया जाता है, इंडस्ट्री के अंदर लेके जाया जाता है, तो हमें सिर्फ ये वाली चीज चाहिए होती है, ये सारी चीजें नहीं चाहिए होती हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको रिफाइन कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर 3 बड़ी बड़ी रिफाइनरीज मैं आपको गिनवा देता हूँ। एक तो नेशनल रिफाइनरी है, उसके बाद पार्को है, बाइको है। हम जब नेचुरल गैस को लेके जाते हैं तो उसके अंदर ये जितने भी कंपाउंड होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स, इनको क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमें मीथेन गैस मिले, बाकी सारे कंपाउंड्स ना मिले। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं, तो इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखो नेचुरल गैस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात करने लगे क्रूड ऑयल के बारे में। देखो क्रूड ऑयल के बारे में आपको बता दूं, साइंटिस्ट की एक थ्योरी है कि पुराने जमाने के अंदर ना ये डायनासोर, एक सेकंड अच्छा सा बनाता हूं थोड़ा सा, ये डायनासोर करके कुछ हुआ करते थे। ओए होए होए होए, क्या मैंने डायनासोर बनाया, ओए शाबाश, क्या बात है, ये और ये डायनासोर ये डायनासोर हुआ करते थे। क्या हुआ, ये सारे मर कब गए, सही है ना, और जमीन के ऊपर दफन होते गए, दफन हो गए बहुत ज्यादा, इनके ऊपर बहुत ज्यादा मट्टी वगैरह आ गई, और पानी वगैरह बहुत ज्यादा आ गया, और इस तरह से इरोजन होती है, क्रोजन और इरोजन, ये सारा प्रोसेस चलता रहा वगैरह वगैरह। तो ये जमीन से कितना फीट नीचे चले गए, अराउंड एक, आज की थ्योरी के हिसाब से ये 7,000 से 15,000 फीट तक की डेप्थ के अंदर जाके जमा हो गए। तो हुआ क्या, अगर मैं आपके ऊपर अगर मैं आपके ऊपर 100 बंदा बैठा दूं मान लो, तो क्या होगा, नीचे पिक्चर जो होगा ना भाई, ऐसे ही कुछ इनके साथ भी हुआ। इनके जो स्केलेटन्स वगैरह थे उनके ऊपर इतना ज्यादा लोड आ गया, इतना ज्यादा प्रेशर आ गया, और जितना ज्यादा नीचे जमीन के अंदर नीचे जाते जाओगे, नीचे डेप्थ में जाते जाओगे, तो होता क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। तो जिसकी वजह से ये सारे क्या हो गए, मेल्ट हो गए, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए। जहां कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये सारी एक बात डिबेटेबल बात है, थ्योरेटिकल बात है, आज तक कोई प्रैक्टिकल बात मुझे इसके अंदर नजर नहीं आई है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर करो। अच्छा देखो भाई, ये जो क्रूड ऑयल सारा फिर हम जमीन से ड्रिल करके निकालते हैं, यानी कि 7,000 से 15,000 फीट तक की हम ड्रिलिंग करते हैं, और ड्रिलिंग करने के बाद हम ये जो क्रूड ऑयल निकाल लेते हैं, हम इसको रिफाइनरी के अंदर भेज देते हैं। ये कहां पे चले जाएगा भाई, रिफाइनरी के अंदर जाएगा। मैं आपको रिफाइनरीज गिनवा चुका। अच्छा रिफाइनरीज के अंदर जब चले जाते हैं तो इसके अंदर 500 प्लस कंपाउंड इसके अंदर से अलग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं भाई, 500 प्लस कंपाउंड जो अलग किए जाते हैं, वो सारे कंपाउंड अलग किए जाते हैं किसकी तरह से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरह से। फ्रैक्शनल, देखो फ्रैक्शनल की स्पेलिंग क्या है भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको अलग किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको अलग किया जाता है। और इसी का एक और नाम है दूसरा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का दूसरा नाम है क्या, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये इसका दूसरा नाम है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसको क्रूड ऑयल को, एक चैम्बर होता है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, या आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होते हैं वैसे बहरहाल। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को डालते हैं, नीचे से हीट अप करते हैं, और डिफरेंट प्लेट्स होती हैं। नीचे से हीट अप करने की सूरत में होता क्या है कि उसके अंदर से, क्रूड ऑयल के अंदर से डिफरेंट मिक्सचर के वेपर्स होते हैं, जो अपने अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज होते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, और प्लेट्स के जरिए बाहर आ जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं चल रहा क्योंकि हमने इसको डिटेल के अंदर नहीं बताना, हमने एमसीक्यूज के हवाले से तैयारी करनी है। तो इतना बता दूं, जब उस क्रूड ऑयल को बहुत ज्यादा हीट अप किया जा रहा होता है, तो इसके अंदर से बहुत सारे कंपाउंड्स निकलते हैं, जिसके अंदर क्या की चीज शामिल है, इसके अंदर से ईथर निकलता है, इसके अंदर से नेफ्था निकलता है, नेफ्था, और इसके अंदर से पेट्रोल निकलता है। पेट्रोल का मार्केट नेम पता है आपको क्या है, गैसोलीन। गैसोलीन कहा जाता है पेट्रोल को, सही है। इसके अंदर से पेट्रोल निकलता है, और इसके बाद इसके अंदर से क्या चीज निकलती है, कैरोसिन ऑयल निकलता है इसके अंदर से। कैरोसिन ऑयल निकलने के बाद इसके अंदर से ये डीजल भी निकलता है। इसी के अंदर से क्या निकलता है, जेट फ्यूल निकलता है इसके अंदर से, और जेट फ्यूल निकालने के बाद इसके अंदर से ही लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल को इंजन ऑयल भी कहा जाता है। ये सारी चीजें जब निकल जाती हैं तो इसके अंदर से और भी चीजें निकलती हैं, जैसे कि इसके अंदर से पेट्रोलियम वैक्स निकलती है। इसी के अंदर से जो बचता है रेजिडुअल, उसको टार कहा जाता है या एस्फॉल्ट कहा जाता है, सही। ये सारी चीजें बच जाती हैं, उसको कहा जाता है एस्फॉल्ट वगैरह वगैरह। तो ये क्रूड ऑयल है। या फिर इसके अंदर क्या क्या चीजें बच सकती है, इसके अंदर गैस ऑयल भी बच सकता है, गैस ऑयल, ये सारी चीजें। तो क्रूड ऑयल के अंदर से ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखो
यहाँ पर ये केरोसिन ऑयल लिखा हुआ है, केरोसिन ऑयल, और ये जो जेट फ्यूल है, ये दोनों एक ही चीज है। आप बोलोगे क्या पगला गए सर, कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ मट्टी का तेल, कहाँ जहाज में डलने वाला ईंधन, सही है। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं आपको ऐसा डिफरेंस बताऊंगा जो आपकी खोपड़ी के अंदर समा जाए। भाई देखो, केरोसिन ऑयल में और जेट फ्यूल में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। देखो केरोसिन ऑयल जो मट्टी का तेल होता है, इसकी डिमांड बहुत बहुत ज्यादा कम है। आप बोलोगे सर आप बेवकूफ हो गए, इतना सारा तो बिकता है ये केरोसिन ऑयल मार्केट के अंदर, मट्टी का तेल इतना ज्यादा बिकता है। मैं आपको अभी पूछता हूँ, लास्ट टाइम कब खरीदा था मट्टी का तेल? आप बोलोगे सर जब हमारे घर में कलर हो रहा था। ओहो, 1 साल हो गया सर, जब खरीदा था, या 2 महीने पहले। तो इसका मतलब साबित क्या हुआ कि डेली बेसिस पे इतना ज्यादा केरोसिन ऑयल निकल रहा है। आपको पता है ऑयल की प्राइसेस दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, केरोसिन ऑयल इतना ज्यादा निकल रहा है तो उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड बहुत कम है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसको केरोसिन ऑयल को कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज के अंदर, जेट फ्यूल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि जहाज तो फिर भी रोजाना चल ही रहा है ना ऑब्वियसली। तो जेट फ्यूल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और ये हमारे जो जितने भी जेट्स इंजन है वो केरोसिन ऑयल के ऊपर रन करते हैं। डिफरेंस क्या हुआ भाई? देखो केरोसिन ऑयल जो होता है ना वो हमारी ग्राउंड, आपको एक एग्जांपल से बोलता हूँ समझ में आ जाएगा आपको। मान लो आप गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलाते रहते आपकी बाइक या गाड़ी जो थी वो सड़क के दरमियान में खराब हो गई। अब आपकी गाड़ी जो है वो खराब हो गई, सबसे पहला काम आप क्या करोगे? गाड़ी से उतरोगे, उसको साइड पे लगाओगे और उसके बाद देखोगे उसके अंदर क्या मसला है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब अगर आपने जहाज के अंदर क्या डाला, मट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल डाला, और जहाज जैसे ही इतनी बुलंदी पे पहुंचा, हवाओं में पहुंचा, और इतने आसमानों की बुलंदी पे पहुंचने के साथ ही जहाज का इंजन फेल हो गया, आप क्या करोगे? साइड पे लगाओगे, बोलोगे साइड पे लगाते देखते क्या हुआ? नहीं करोगे ना ऐसा। क्यों? क्योंकि केरोसिन ऑयल इतना ज्यादा हाई प्रेशर के लिए और इतने लो टेम्परेचर के लिए डिजाइन नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, जितना ज्यादा आप हाइट पे जाते जाओगे वहां पे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वहां पे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इतने कम टेम्परेचर पे और इतने ज्यादा प्रेशर पे जो आपका केरोसिन ऑयल है वो जलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ एडिटिव्स ऐसे ऐड करेंगे कि वो इतने कम टेम्परेचर पे और इतने ज्यादा हाई प्रेशर पे भी जलता रहे। तो इसलिए वो जेट फ्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा। ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है समझ आ गई होंगी। दोबारा से बात समझा देता हूं। यहाँ पे C5 से लेके C16 तक, C5 से लेके C16 तक ये सारा क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जो खुद से एवापोरेट हो जाते हैं। उसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं आता। लुब्रिकेटिंग ऑयल कहां पे आता है? C7 से लेके C18 पे। ये नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, यानी जो खुद से एवापोरेट नहीं होता। अब हमने किस चीज के बारे में बात कर लिया? हमने क्रूड ऑयल के बारे में बात कर लिया, हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बात कर लिया और हमने रिफाइनिंग के बारे में बात कर ली है। अब देखो गैसोलीन के बारे में एक और मैं बता दूं, ये जो पेट्रोल निकलता है इसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, इसको थोड़ा चेंज करके यूज किया जाता है। वो मैं आपको फौरन बताने वाला हूं इसके अगले टॉपिक में। देखो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन। देखो भाई मैं एक बात बता दूं, अभी हमने रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में बात कर ली। अब हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन के बारे में, और ये नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर ही उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जो गैसोलीन है या जो पेट्रोल है उसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, यानी उसको जब रिफाइनरी के अंदर वो प्रोड्यूस होता है हम उसको ऐसे ही नहीं यूज कर सकते हो। पुराने जमाने के अंदर उसको डायरेक्टली यूज कर लिया जाता था। तो उसकी वजह से होता क्या था, कायदे आज़म के जमाने के अंदर जो गाड़ियां होती थी उसके अंदर जब ऐसा पेट्रोल डाला जाता था तो उसके अंदर कुछ टाइम के बाद इंजन के अंदर ना आवाज होना शुरू हो जाती थी। अब वो आवाज क्यों होती थी? क्योंकि इंजन के अंदर जो पेट्रोल डाला जा रहा है उसकी क्वालिटी बहुत ही कम है या उसका ऑक्टेन नंबर बहुत ही कम था। तो उस आवाज को कहा जाता था नॉकिंग, यानी कि नॉकिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, एन अनडिजायर्ड नॉइज प्रोड्यूस्ड इन इंजन ड्यू टू लो क्वालिटी गैसोलीन या लो ऑक्टेन नंबर। ठीक है, लो ऑक्टेन नंबर गैसोलीन। ऐसा वाला पेट्रोल जब डालते थे गाड़ियों के अंदर तो उसके अंदर से इंजन आवाज करना शुरू हो जाता था, और उस आवाज को खत्म करने के लिए या आवाज को मिनिमाइज करने के लिए हम एक कंपाउंड डालते थे उसके अंदर जिसका नाम था TEL, टेट्रा इथाइल लेड। यहां पे लिख देता हूं, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। भाई देखो उस पेट्रोल के साथ, ताकि इंजन आवाज ना करे, इंजन खराब ना हो, उस पेट्रोल के साथ में एक कंपाउंड डाला जाता था जिसका नाम था टेट्रा इथाइल लेड। और इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ये देखो लेड यहाँ पे Pb और उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है C2H5 और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है C2H5। इथाइल टेट्रा इथाइल का मतलब क्या है? 4 इथाइल होंगे, यहाँ पे भी इथाइल C2H5 और यहाँ पे भी क्या आ गया C2H5 इथाइल। 4 इथाइल है, एक लेड लिखा हुआ है। अब देखो, अब ये एक मैं आपको बता दूं, टेट्रा इथाइल लेड डालने की वजह से आवाज के अंदर कमी जरूर आ जाती है, लेकिन ये एक सोल्यूशन नहीं था।
क्यों इंजन इससे सही नहीं हो सकता था या इससे आपका काम पूरा नहीं हो रहा था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी को किडनी की बीमारी है और उसको गुर्दों के अंदर दर्द हो रहा है, मान लो आप उसको गुर्दों का दर्द खत्म करने के लिए पेन किलर दिए जा रहे हो, समझ रहे हो ना। पेन किलर देने से क्या उसका गुर्दों का दर्द या उसकी बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी? नहीं होगी, वक्ती तौर पर हो सकता है दर्द खत्म हो जाए। तो ऐसा ही कुछ था कि बीमारी शोर में नहीं थी, शोर किसी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, और वो वजह क्या थी? लो ऑक्टेन नंबर। यानी कि जब तक इस ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज नहीं किया जाएगा, शोर भले होता रहे, आप उसको खत्म करते रहे, यानी दर्द हुए जा रहा है, आप दर्द को खत्म कर रहे हो, बीमारी को सही नहीं कर रहे। तो इसलिए क्या किया गया, नॉकिंग को खत्म करने के लिए ये कंपाउंड से बात नहीं बन रही, तो थोड़ी एडवांस रिसर्च आ गई, और उसके बाद एक प्रोसेस आ गई जिस प्रोसेस का नाम है, वैसे इससे भी ज्यादा हाई प्रोसेस, एडवांस प्रोसेस आ चुके हैं, लेकिन इस प्रोसेस का नाम था रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन। रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन के अंदर क्या किया जाता था कि बेसिकली हमारे पास जो पहले पेट्रोल निकलता था वो स्ट्रेट चेन के अंदर होता था, उसके अंदर 8 कार्बन होते थे जो कि एक स्ट्रेट चेन के अंदर होते थे। हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किस चीज के अंदर? ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और इसकी वजह से उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ गया, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन। डेफिनेशन के अंदर आ जाए तो तुक्का मार लेना, समझ आ रही है बात? अच्छा देखो, अब आप बोलोगे ये ऑक्टेन नंबर क्या है? भाई ऑक्टेन नंबर मैं आपको सिंपल बता दूं, बल्कि मैं आपको ऑक्टेन नंबर बताने से भी पहले ना, क्योंकि ऑक्टेन नंबर में इतना डिटेल में बताने वाला कि बहुत बहुत जबरदस्त टॉपिक है पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं भाई, देखो गैसोलीन की अगर डेफिनेशन आ जाए या उसकी पेट्रोल की अगर डेफिनेशन आ जाए, तो आपने लिखना है द मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड हेक्सेन इज कॉल्ड पेट्रोल। के हेक्सेन का मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कहीं पे जगह नहीं है। गैसोलीन क्या होती है? गैसोलीन होता है मिक्सचर ऑफ हेप्टेन और हेक्सेन, इसका मिक्सचर क्या कहलाता है? गैसोलीन या पेट्रोल कहलाता है, जो भी बात होगी। अब देखो ऑक्टेन नंबर बहुत आसान सा मैं आपको बता दूं भाई, एक क्राइटेरिया डिजाइन किया गया है, ये एक नंबर है जो कि बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए निकाला जाता है, और ये क्राइटेरिया है किसी भी फ्यूल की, खासतौर पर पेट्रोल की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए। इससे ज्यादा जानना आपके लिए फिलहाल जरूरी नहीं है, क्योंकि कोर्स में भी नहीं है और फेडरल बोर्ड की भी कोर्स में नहीं है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दो। अब देखो मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ पे हमने नॉकिंग के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, नॉकिंग के बारे में पढ़ लिया, रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन के बारे में पढ़ लिया, ऑक्टेन नंबर के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा क्रैकिंग रहता है, पायरोलिसिस रहता है, आइसोमेरिज्म रहता है। देखो आइसोमेरिज्म तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन क्रैकिंग और पायरोलिसिस एक ही चीज है, एक ही तरीके से। मैं आपको फौरन समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्रैकिंग क्या होती है, आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा भाई? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे। तो उसके अंदर होता क्या था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर जो आखिर में हमारे पास एक कंपाउंड बच जाता था, जिसको हम टार, एस्फॉल्ट, गैस ऑयल, ये सारी चीजें ऐसे कंपाउंड्स बन जाते थे जिनकी चेन बहुत बड़ी बड़ी होती थी, यानी कि जो हैवी हाइड्रोकार्बन होते थे। तो हम क्या करते हैं, क्रैकिंग के अंदर उसको ब्रेक कर देते हैं, ब्रेकिंग ऑफ हायर या हैवी हाइड्रोकार्बन, ब्रेकिंग ऑफ हैवी हाइड्रोकार्बन इनटू lighter hydrocarbons is in the absence of air, हवा की गैर मौजूदगी में, in the absence of air is called cracking। भाई मैं आपको एग्जांपल या इक्वेशंस वगैरह इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो ईकैट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। भाई देखो एक बात याद कर लो, मैंने उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बताई थी कि जितना ज्यादा बड़ी चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की, उतना ज्यादा उसकी प्राइस कम हो जाती है, कीमत कम हो जाती है। तो अब अगर आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैंने भाई कमाना है, ओ बहुत सारा पैसा मैंने कमा लिया ये, तो मैंने क्या करना होगा, जो हैवी हाइड्रोकार्बन है मेरे पास, उनको लाइटर हाइड्रोकार्बन में तोड़ना होगा, ताकि लाइटर हाइड्रोकार्बन में तोड़ूंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मनी 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 ये पैसा मिलेगा मुझे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, क्रैकिंग का प्रोसेस यूज करूंगा और हवा की गैर मौजूदगी में उसको ब्रेक करूंगा। अब बोलोगे पायरोलिसिस क्या? पायरोलिसिस भी यही होता है भाई, पायरोलिसिस या कंबशन, वो भी यही होता है कि फुप्पू वाला काम करना, आग लगाना, हीट करना उसको और फिर उसको तोड़ना। लेकिन पायरोलिसिस या कंबशन जो होती है वो इन द एब्सेंस ऑफ और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, हवा की मौजूदगी में होती है, और क्रैकिंग जो होती है वो हवा की गैर मौजूदगी में होती है। तो इसलिए आप इसको डिफरेंस को अपने ध्यान में बिठा लेना। अब आइसोमेरिज्म और इसके बाद पॉलीमराइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और होमोलॉगियस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप, ये ऐसी बहुत सारी चीजें अभी चैप्टर नंबर 6 के अंदर बाकी हैं। मेरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे आपको रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे इंशाअल्लाह मिलूंगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक जरूर देखा और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। नीचे क्या सोचते हो कमेंट में मुझे बताना, कि कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा लगा तो जरूर मुझे बताना, और अपने दोस्तों के साथ में जो ईकैट का या एमकैट का टेस्ट देने वाले उनके साथ में लाजमी तौर पे शेयर करना। और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है,
मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, नाराजगी है मेरा आपसे। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे मेरे को गुस्सा आएगा आपसे, ठीक है ना। और बेल आइकन को दबाए बगैर मत जाना। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें और मिलते हैं इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।